नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई भी साजिश या राजनीतिक साजिश, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए उतनी ही कामयाब होती है, असरदार होती है। और जितना डिले होता है, जितना देरी होती है, उतना ही खेल उलझता चला जाता है। और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, जहां पर टारगेट तो था कि 48 घंटे में सरकार गिरा दी जाएगी उद्धव ठाकरे की, लेकिन अमित शाह का, देवेंद्र फडणवीस का ये प्लान फिलहाल अब तक एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। और अगर आप तस्वीरें देखें गुवाहाटी की, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बागी खेमा है उसमें थोड़ी बहुत मायूसी है, क्योंकि दिन एक एक करके हाथ से निकल रहे हैं। अब जानकारों के मुताबिक अमित शाह ने कल मीटिंग करी, एक असेसमेंट मीटिंग करी देवेंद्र फडणवीस के साथ, नड्डा जी के साथ, कि आखिर ये जो खेल है, क्या इसमें एक लीगल बैटल फाइट करना चाहिए या फिर सदन में इन विधायकों को लाना चाहिए, उसका बंदोबस्त क्या होगा, क्या प्लान ए होगा, क्या प्लान बी होगा, आखिर किस कीमत पर उद्धव की सरकार गिरेगी और मुंबई, देश की फाइनेंशियल कैपिटल, आखिर में अमित शाह और मोदी के हाथ आएगी। ये प्लान चल रहा है। और आज मैं बहुत बड़ी खबर आपको इससे बताने जा रहा हूं। मेरे साथ महाराष्ट्र के एक्सपर्ट, जी हाँ एक्सपर्ट, और बहुत खुला बोलने वाले अशोक वानखेड़े मेरे साथ होंगे, और हम दोनों लोग कई रहस्यों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो आपको बीजेपी का कई ऑफिशियल इंटरवेंशन नहीं देती जाता है, ये बात अलग है कि सारी लॉजिस्टिक, सारा पैसा, होटल के बिल, सारा ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ईडी को जाना चाहिए। ईडी को वाकई देश सेवा करनी है तो कुछ नहीं करना है। ये जो 50 लोग बैठे हैं, उस 50 लोग में से 45 लोग ईडी के रडार पे है। जाके वहीं बात कर ले, इकट्ठा मिल जाएंगे सारे। अब दोस्तों, अशोक वानखेड़े जो खुलासा करने जा रहे हैं, उससे पहले दो नए तथ्य आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और ये बहुत अहम है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है उदय सामंत की, और उदय जी जो हैं वो हायर और टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री हैं, शिवसेना से हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हवाई जहाज़ में बैठे हुए हैं, चार्टर प्लेन में बैठे हुए हैं। और एक तस्वीर एयरपोर्ट की है, ये मुंबई से सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए, और गुवाहाटी में ये बागियों से मिलने जा रहे हैं। अब गोदी मीडिया कह रही है कि उदय साहब जो हैं वो गुवाहाटी में शिंदे कैंप के साथ शामिल होने गए, यानी इस संख्या को बढ़ा रहे हैं बागियों की, एक और बागी पहुंचा है। लेकिन जो ठाकरे कैंप है उसका ये कहना है कि उदय साहब जो हैं वो कल तक नाश्ता कर रहे थे, आदित्य ठाकरे के साथ चाय पी रहे थे, उनके घर में थे, ऑफिस में थे, संजय राउत से बाकायदा इनकी बातचीत हो रही थी। ये दरअसल जो गए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं जो ठाकरे कैंप के हैं, ये माहौल देखने गए हैं कि कितने लोग अभी भी, कितने विधायक अभी भी ठाकरे कैंप में वापस आ सकते हैं। लेकिन एक और तस्वीर देखिए, और ये जो बयान है ये संजय राउत साहब का बयान है। और संजय राउत साहब जो आंख और कान हैं उद्धव ठाकरे के, उनका ये कहना है कि गुवाहाटी में तकरीबन 20 ऐसे विधायक हैं शिवसेना के जो उनके संपर्क में हैं, उनसे बातचीत हो रही है। और इसीलिए संजय राउत बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि शिंदे साहब आप आइए, अपने सारे विधायकों को लेके आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। इसके पीछे जो मर्म है, इसका जो मतलब है इस बातचीत का या इस धमकी का, वो ये है कि जैसे ही ये विधायक सदन में आएंगे, ठाकरे कैंप का कहना है कि उसमें आधे से ज़्यादा विधायक ठाकरे के कदमों में होंगे। और यहीं पर अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का जो खेल है वो गड़बड़ा रहा है, और इसीलिए ये डिले हो रहा है। अब दोस्तों, कुछ विधायक गुवाहाटी में ऐसे भी हैं जिन्होंने शिवसेना में ठाकरे कैंप के बड़े पदाधिकारियों से बात की, और उस बात को फोन पर रिकॉर्ड कर लिया गया। एक पहला साक्ष्य आया है जो ये जाहिर करता है कि गुवाहाटी के कुछ विधायकों के तार ठाकरे कैंप से अभी भी जुड़े हैं, और इस बात को रिकॉर्ड किया है। और ये बात मैं नहीं बताऊंगा आपको,
ये बात आपको महाराष्ट्र के सुपर एक्सपर्ट अशोक वानखेड़े बताने जा रहे हैं, और भी कई खुलासे वो करने जा रहे हैं ईडी को लेकर, शिंदे को लेकर और अमित शाह और फडणवीस के गेम को लेकर। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार, पैनी निगाह रखते हैं, अशोक वानखेड़े जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशोक भाई, जो अभी खबर आ रही है, जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है, और शिवसेना मुख्यालय से खबर ये आ रही है, और गुवाहाटी से इस खबर के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि शिंदे के साथ जो 40 विधायक बताए जा रहे हैं, उसमें से 20 विधायक संजय राउत के संपर्क में, यानी ठाकरे परिवार के संपर्क में हैं 20 विधायक। इस पर क्या कहना है? यानी कहीं बाजी गड़बड़ा रही है? दीपक जी, बाजी तो पहले दिन से गड़बड़ा रही है। यदि बाजी गड़बड़ा नहीं रही होती तो सूरत से ही मुंबई आके बातचीत हो जाती, सीधा सीधा सामने। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें कोई ग्रेट फार्मूला नहीं है। आपके पास 2/3 लोग हैं, आप सीधा स्पीकर के पास जाइए और स्पीकर के पास जाके अपने हेड काउंट करवाइए, आपके आइडेंटिफिकेशन करवाइए। एक एक इंडिविजुअली आदमी बोल देगा, एफिडेविट दे देगा कि हम ब्रेक अवे ग्रुप है। 2/3 हो जाता है, उसको अलग गुट की मान्यता मिलती है, सरकार गिरती है। सीधा फार्मूला है। आप मेरे पास 40 है, मेरे पास 50 हो गए, मेरे पास 42 हो गए, ये आप स्टेटमेंट दे के सरकार नहीं गिरा सकते। यदि आपके पास है तो आते क्यों नहीं? शिंदे साहब को यह डर है कि जो उनके पास है, फ्लोर पे जाने के बाद यदि उनमें से कुछ भग गए तो उनका राजनीतिक जीवन समाप्त है। ये डर उनको है। और मैंने एक बात, शायद रात को हमारी बात हुई तो उसमें मैंने आपको हिंट भी दिया था कि जो चंद्रकांत खैरे है, जो नेता है, शिवसेना में नेता पद यानी जनरल सेक्रेटरी का पद मानिए आप, तो जब इस मीटिंग के बाद वो बाहर आ गए तो एक मराठी न्यूज चैनल लाइव उनकी रिएक्शन ले रहा था कि अंदर मीटिंग में क्या हुआ। तो वो बता रहे थे कौन से प्रस्ताव पारित हुए, क्या क्या हुआ। इसी बीच में उनका पीए एक फोन लेके आता है और बोलता है कि ये प्रोफेसर साहब का फोन है। ये प्रोफेसर साहब औरंगाबाद के एमएलए है जो शिंदे कैंप में है। वो खैरे साहब को, और खैरे साहब जब वो फोन कर रहे थे तो उस चैनल के लड़के ने रिक्वेस्ट की, क्या आप इसको स्पीकर पे डाल सकते हैं क्या? जब वो स्पीकर पे फोन डाला उन्होंने, तो वहां से जो एमएलए है वो गुहार लगा रहे थे कि साहब आप हमें मध्यस्थी करके उद्धव जी से मिलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि आप आइए, मैं मिलवा दूंगा, उसमें क्या है। लेकिन ये क्या कर रहे हो वहां पे? इतना होटल का खाना खा के पेट खराब हो जाएगा आपका। और आपके नेता तो वैसे भी इरिटेट होते दिखाई दे रहे हैं, शिंदे जी। इसी बीच में शिंदे का एक वीडियो आया, वो नशे में है और पत्रकार घेरे हुए उनको। उसके बाद वो कह रहे थे कि हमको गायब, मैं जरा मीटिंग करके आता हूँ। जब वो मीटिंग करके होटल छोड़ के गए, अब गुवाहाटी कोई बहुत बड़ा मुंबई दिल्ली जैसा शहर नहीं है, और राजधानी है आसाम की, लेकिन एक छोटा शहर है। और उस शहर में कोई बहुत ज्यादा बड़े होटल्स नहीं है, वो सबसे बड़ा होटल है जहाँ वो रुके हुए। वहां से वो किससे मीटिंग करने गए होंगे, किस बीजेपी के नेता के साथ मीटिंग करने होंगे। इसी बीच में देवेंद्र फडणवीस चार्टर्ड लेके मुंबई से निकलते हैं, इंदौर पहुंचते। इंदौर में चार्टर्ड फ्यूल होता है और फिर वो बड़ौदा पहुंचता है, जबकि मुंबई से बड़ौदा डायरेक्ट जा सकता है। लेकिन मुंबई में एयरपोर्ट पे जो लोग, जो यूनियन है वो शिवसेना की है, वो पेनी नजर रखते थे कौन सा चार्टर्ड कहाँ जा रहा है। तो इंदौर बता रहे थे, उनको लगा मध्य प्रदेश में कोई फंक्शन होगा, और इंदौर से वो फिर गए, और इंदौर से बड़ौदा गए, बड़ौदा से फिर रात को मिलके वापस आ गए। एक चार्टर्ड दिल्ली से उड़ा, वो बड़ौदा गया, मीटिंग हुई। आपका कहना है कि 48 घंटे के अंदर अगर सब कुछ हो जाता, और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह या मोदी जी, इनका जब भी डिस्कशन हुआ होगा इस पूरी रणनीति को लेके, तो ये यही सोच रहे होंगे कि हम 48 आवर्स में या 2-3 दिन के अंदर ही सब कुछ कर देंगे। और इसीलिए वो शुरू में गुवाहाटी नहीं गए, वो पास में सूरत में गए कि 3-4 घंटे में आ जाएं, और अगर फ्लाइट से है तो फिर आधे घंटे से भी कम समय में आ जाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्लान खिंच गया, इसका हम ये मतलब निकालें कि अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है आज कलयुग का, और भाजपा जिनको चाणक्य और कौटिल्य कहती है, क्या ये जो भाजपा का जो चाणक्य है, इसके हाथ से बाजी निकल रही है, या जो शतरंज की बिसात इसने बिछाई है, ये बिसात बिखरने लगी है? बिल्कुल बिखरने लगी है, राजस्थान में भी बिखरी है। ये ऐसा नहीं है कि इनकी बिसातें बिखरी नहीं है, कई बार बिखरी है। लेकिन जब आप मानने को तो तैयार हो ना, क्योंकि जब आप अपना सक्सेस है जो बार बार चिल्ला चिल्ला के बताते हो, और आपकी विफलता के पर चद्दर डालते हो। राजस्थान की कोई बात नहीं करता,
सचिन पायलट का जब विफल हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी ने मात खाई है। सब लोग उस टाइम पे तो सचिन की लोग क्यों नहीं आए और कैसा गेम हो गया और क्या हो गया इसी पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो मीडिया है, जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बाय एंड लार्ज वन साइडेड पिक्चर दिखा रहा है। वो बार बार अभी भी शिवसेना को विलन करके दे रहा है कि शिवसेना ऐसा क्यों कह रही है, ये गुंडे लोग है, बीजेपी वाले कह रहे हैं। अरे भैया, यही तो गुंडे तुम्हारे साथ सालों रहे हैं, और ये गुंडाइज्म जो आज है ये तो बहुत कुछ भी नहीं। बाल ठाकरे के टाइम पे तो बहुत ज्यादा प्रखर था, बहुत ज्यादा उत्तेजित होते थे लोग। जब बाल ठाकरे वाली बिल्कुल इससे भी ज्यादा कई गुना प्रखर और कई गुना गुंडाइज्म तथाकथित जो कहते हैं वो बीजेपी को चल गए, तो आज ये गुंडाइज्म क्यों इनको नहीं हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे को भी आप इतने बरसों से गौर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स देख रहा है, आपको क्या लगता है कि जो कदम उठाया एकनाथ शिंदे ने, ये वाकई ही बाला साहब की विचारधारा को ठीक करना चाहते थे, ये महाराष्ट्र की बेहतरी करना चाहते थे, या एक गद्दारी जैसा एक्ट किया, धोखा दिया इन्होंने, और धोखा भी इसलिए दिया है कि अपने करोड़ों रुपए के साम्राज्य को बचाना चाहते थे। आप किस तरह से एकनाथ शिंदे की 1 महीने की जो जर्नी है, वफादार से बेवफा, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, एकनाथ मैं शिंदे, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको। ठाणे का और मातोश्री का एक लव हेट का रिलेशन है। ठाणे में जब शिवसेना शुरुआत हुई और ठाणे में शिवसेना को बढ़ाने वाले आनंद दिघे थे। ये आनंद दिघे एक सम्राट के रूप में शिवसेना के पूजे जाते थे ठाणे क्षेत्र में। उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद उनके जो ड्राइवर थे, ये ड्राइवर, एकनाथ शिंदे, हाँ, एकनाथ अच्छा, शिंदे उनके उनकी गाड़ी चलाते थे। उनकी गाड़ी चलाते थे। ये ऑटो चलाते थे, ऑटो के बाद वो उनकी गाड़ी चलाने लगे। और जैसे कि आनंद दिघे के बारे में लोग कहते हैं कि वो गरीबों के लिए मसीहा थे। किसी भी डाउन ट्रोडन, मतलब कोई करोड़पति आ जाए तो उससे बात नहीं करे, लेकिन झोपड़पट्टी वाला आया, कोई ऑटो वाला आया तो उसको गले लगाते थे। उनका एक नेचर था। तो उन्होंने अपने ड्राइवर की बहुत केयर की, ड्राइवर के साथ बहुत अच्छे संबंध हो गए। ड्राइवर को उन्होंने कारपोरेटर बनाया, कारपोरेटर से ड्राइवर एमएलए बना, एमएलए से के बाद ड्राइवर मंत्री बना। अब वो जो ड्राइवर है वो अपने आप को यानी आनंद आप कह दिघे रहे हैं समझ कि पहले पहले ड्राइवर थे, फिर कॉर्पोरेटर हुए, फिर बने, लेजिस्लेटर हुए, फिर मिनिस्टर हाँ, हुए, मिनिस्टर हुए। अब और उसके अब वो बाद जब, डिक्टेटर बनना चाह रहे हैं। हाँ, जब 2014 की बात मैं करूं, 2014 में जब मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास गया और उप मुख्यमंत्री पद बीजेपी देने को तैयार नहीं थी, तो शिवसेना नाराज हो गई और शिवसेना ने बहिष्कार किया कि हम इस सरकार में नहीं जाएंगे। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब हुआ, फडणवीस जी का पहला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो एनसीपी ने मदद करके उनको बेल आउट किया। उसके बाद 1 महीने बाद नागपुर का अधिवेशन था और उस 1 महीने के बीच में सेना ने वो सारे टर्म्स एक्सेप्ट कर लिए और सरकार में चली गई। तब मैंने ठाकरे परिवार के बहुत ही नजदीकी व्यक्ति को, मतलब ठाकरे परिवार के ही एक व्यक्ति को कहा कि जब आप लोगों को ये मानना ही था तो पहले ही मान लेते, इतना जद्दोजहद करने के बाद अपमानित होकर क्यों माना। तब उन्होंने कहा कि सरकार में किसी भी हालत में हमको जाना चाहिए, ऐसे एकनाथ शिंदे कह रहे थे। और एकनाथ शिंदे का जबरदस्त प्रेशर था और कई एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ थे, तो हमको भी लगा कि पार्टी से बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए हमने ज्वाइन किया। तो एकनाथ शिंदे ने वो तब करवाया। लेकिन जैसे एकनाथ शिंदे सरकार में चले गए, 1 डेढ़ महीने के बाद उनको समझ में आ गया कि देवेंद्र फडणवीस तो सरकार खुद चला रहे, वो तो मंत्रियों को सब टाइट करके बैठा है, कोई खाने नहीं दे रहे, पीने नहीं दे रहे। तो उन्होंने नया सिस्टम चालू कर दिया कि महाराष्ट्र में पेशवाई आई, ये ब्राह्मण राज आया, ये बामनों का राज आया, और फिर लगातार वो प्रेशर करते रहे उद्धव ठाकरे को कि अब इस सरकार से हमको निकलना चाहिए, शिवसेना समाप्त हो जाएगी। समाप्त शिवसेना नहीं हो रही थी, वो अनकंफर्टेबल थे, पैसा खाने को नहीं मिल रहा था, इसलिए कह रहे थे कि एकनाथ शिवसेना शिंदे समाप्त को, हो रही है, एकनाथ शिंदे को। तब उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये क्या बात है बचकनी, पहले कहो कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, अब कहो कि नहीं नहीं, ऐसी थोड़ी चलती राजनीति। तो एकनाथ शिंदे का ये जो प्रेम है बीजेपी के प्रति, यदि उनको बीजेपी इतनी अच्छी हिंदुत्व वाली पार्टी लगती है, तो फिर वो उस टाइम पे बाहर क्यों निकलना चाहते थे। वो भी पब्लिकली वीडियो घूम रहे हैं। यदि उनको लगता है कि तब सत्ता में जाना जरूरी था, तो फिर आज सत्ता में है तो क्यों परेशानी है। क्या आपको मात्र ईडी का परेशानी है? आपके संजय वो जो सचिन जोशी जो है, वो जो आपके पीए है, उसको नोटिस मिलते से ही वो अब्सकॉन्डिंग है। उसके बाद ईडी भी चुप है। क्या उसके पीछे ये खेल है? क्योंकि ईडी ने जो प्रकोप किया है और 2 मंत्री को अंदर डाला है, तीसरा मंत्री अंदर जाना नहीं चाहता।
और उनको डर है कि शरद पवार जैसे आदमी यदि अपने मंत्रियों को बाहर नहीं निकाल सकता तो ये संजय भाऊ, जो उद्धव जो ठाकरे क्या महाराष्ट्र के निकालेंगे? बाहर जो महाराष्ट्र के बाहर लोग हैं, हमारे दर्शक, बहुत से मेरे पास सवाल है कि क्या शिंदे वाकई करोड़पति हैं, बहुत पैसे वाले नेता हैं, या ये अभी भी एक सादगी से जीते हैं? जी। अब्जोपति है, अब्जोपति, अब्जोपति मतलब करोड़पति नहीं, खरबपति? अब्जोपति है। देखिए खरबपति। हाँ, मैं सब दर्शकों के लिए बता दूं, महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे यहाँ के कारपोरेटर, यानी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कारपोरेटर होते हैं, यदि जी हाँ, उनको सभासद बोलते हैं सांसद, हम लोग, पार्षद बोलते हैं। सभासद बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं, इस पार्षद को यदि सांसद बनने के लिए टिकट दिया जाए या विधायक बनने के लिए टिकट दिया जाए तो हाथ पैर जोड़ के टिकट मना करता है कि साहब मुझे पार्षद ही रहने दो। क्योंकि मुंबई और ठाणे में जो जमीनों के खेल है और ये सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू होते हैं, इसलिए वहां का हर कारपोरेटर अब्जोपति है, बाकी बात ही छोड़िए। और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतने साल सेना के पास है और उस पे पूरा राज्य, उसका पूरा कंट्रोल एकनाथ शिंदे जी के पास है। जो इस बंटवारे में सबसे बढ़िया मलाईदार जो मंत्रालय मिला, अर्बन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, वो मंत्रालय भी शिंदे जी के पास है। सारे यानी कॉर्पोरेशन मुंबई उन्हीं के के अंडर में। हाँ अंडर जी। है। और मुंबई में 1 इंच 1 सेंटीमीटर जमीन भी इधर उधर हो रही होगी तो उनके डिपार्टमेंट के थ्रू होती है। इसका मतलब हम ठाणे मान में, लें पुणे कि में ये अरबपति पॉलिटिशियन है, वन ऑफ द रिचेस्ट पॉलिटिशियंस कह सकते हैं। पॉलिटिशियंस है। सवाल तो सारे प्रॉब्लम सबको यही है कि साहब जो खाया है वो और बचाना है। इसीलिए रहीसी की वजह से ही देवेंद्र फडणवीस ने, अमित शाह ने शिंदे की गर्दन पकड़ ली, और शिंदे कहीं ना कहीं अपना साम्राज्य बचाना चाह रहे हैं, बिल्कुल जो साम्राज्य उनका बचाना चाह आर्थिक रहे हैं। साम्राज्य। हाँ, अब मुझे हिंदुत्व की बात समझ में नहीं आ रही। वो कहते हमको मिलना नहीं देते। भाई एकनाथ शिंदे तो वॉक इन थे। ये जो कहने की वाली बात है कि 4-4 घंटे बिठाया जाता था, दरवाजे नहीं खुलते थे, ये सब कहानियां हैं, ये सब सीधे कहानियां। बेडरूम में घुस जाते थे। सीधा सीधा ये तो परिवार की अंदर तक एंट्री थी इनकी। सवाल मेरा ये है कि अब यहां से अब तक जो ये नाटक इतना एपिसोड बढ़ता चला जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह का जो आप कह सकते हैं चाल है शतरंज की, वो फेल हो गई? कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का जो असेसमेंट था, जो उनका पूर्व अनुमान था, उनको लग रहा था कि इस बार तो हम सरकार गिरा ही लेंगे, वो गलत हो गया। और कहीं ना कहीं शिंदे को ये अंदेशा नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब मुंबई की सड़कों पर शिवसैनिक निकल आएंगे और फिर वो डराएंगे और हिंसा होगी। आपको क्या लगता है कि अब ये जो पेच है फंस गया है, ये जो फिल्म चल रही थी ये कहीं ना कहीं रुक गई है, और ये जो डिले है, डिले का मतलब है एडवांटेज ठाकरे? किसी भी सरकार में इसीलिए जहां जहां विद्रोह होता है वहां जितने डिले होता है वो एडवांटेज रूलिंग पार्टी होती है, क्योंकि विद्रोह रूलिंग पार्टी में होता है। महाराष्ट्र में एक ही बार छगन भुजबल के समय जब ये विरोध में तब विद्रोह हुआ था। तो बाय एंड लार्ज ये देखिए, उद्धव मतलब सेंट्रल लीडरशिप से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से ये ब्लैंकेट परमिशन थी देवेंद्र फडणवीस के पास कि आप लगातार सरकार गिराने के प्रयास करते रहिए, सरकार गिर जाएगी, आप सरकार बनाएंगे, ये मैंडेट था। इसलिए वो लगातार प्रयास करते रहे। कभी प्रयास सक्सेस होते, कभी प्रयास फेल हो जाते हैं। ये प्रयास उन्होंने किया। अब ये प्रयास अच्छा, इसलिए वो अलिप्त है। ना बीजेपी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ना बीजेपी ने, सिर्फ 2 जगह बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, जब उन्होंने कहा कि 280 अध्यादेश पास हुए करोड़ों रुपए के, वो अध्यादेश पास नहीं होने चाहिए, सरकार अभी पॉलिटिकल टर्माइल में है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का बात नहीं की। और अभी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देना 18 लोगों को, ये एक केंद्र का इंटरवेंशन है इस केस में। नहीं तो आपको बीजेपी का कई ऑफिशियल इंटरवेंशन नहीं देते जाता है। ये बात अलग है कि सारी लॉजिस्टिक, सारा पैसा, होटल के बिल, सारा ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? ईडी को जाना चाहिए। और मैंने तो कहा था कि ईडी को यदि इतने उधर मतलब महाराष्ट्र में ईडी रेड करने के को बजाय, देवेंद्र फडणवीस से भी आप पूछना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, नहीं छोड़िए नंबर ना, 1 का पैसा है, महाराष्ट्र नंबर 2 का यदि पैसा है। ईडी को वाकई देश सेवा करनी है तो कुछ नहीं करना है। ये जो 50 लोग बैठे हैं, उस 50 लोग में से 45 लोग ईडी के रडार पे है। जाके वहीं बात कर ले, इकट्ठा मिल जाएंगे सारे। ये होटल का बिल कौन दे रहा है? क्योंकि मुझे वही कोई बता रहा था कि तकरीबन 200 कमरे हैं 190 के आसपास, सारे के सारे बुक है। अब अगर ये एक तो कमरा एक 10,000 का है तो 190 इंटू 10,000, आप सोचिए एक दिन का खर्चा कितना है। तो करोड़ों ये का बिल जा रहा है। ये करोड़ों का बिल क्या नंबर 1 में कोई चेक से पेमेंट कर रहा है, नंबर 2 में पेमेंट कर रहा है? तो ईडी ये को तो तो सबसे पहले ये देखना चाहिए
ईडी कहाँ देखेगी? ईडी तो ऊपर से जब आदेश नहीं होता तब तक देखेगी। ईडी तो तुम्हारे पास आएगी दीपक शर्मा, जब 50,000 रुपए का तुम्हारे चेक में एंट्री होगा बैंक में, वो पूछा जाएगा कि 50,000 रुपए कैश कैसा जमा हो गया, क्योंकि ईडी 50,000 से शुरू होती है। ईडी तो अभी ये जो अग्निवीर की जो लोग, अग्निवीर के लिए जो लोग रास्ते पे थे, बच्चे जो गरीबों के बच्चे थे, जो अग्निवीर के खिलाफ थे, फौज में जो अग्निवीर का जो सिस्टम, अग्निपथ जो आया उसके खिलाफ थे, अब ईडी उसमें भी ढूंढ रही है कि ईडी आज मैंने अखबार में पढ़ा कि ईडी उनमें से ढूंढ रही है कि जो एफआईआर जिन लड़कों के खिलाफ हो गया, इनका जरा बैंक बैलेंस चेक किया जाए, ये क्या है, इसके पीछे ईडी क्या है। हमारे यहाँ ईडी जो है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है, ईडी जो है ये पीड़ा देने की काम करती है। ईडी कोई देश सेवा करने का काम नहीं करती। नहीं तो इस देश में असंख्य चीजें हैं, क्यों ईडी नहीं गई? एक आखिरी सवाल, जब समय 3,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग मिला अडानी के जी। पोर्ट पे, क्यों नहीं पूछा ईडी ने? मैं आखिरी सवाल पे आ रहा हूं और मैं एक बहुत ही मुख्तसर सा जवाब चाहता हूं, एक ब्रीफ जवाब चाहता हूं कि समय जो है उसकी सीमा जो है कह रही है कि बस मैं इस वार्ता को खत्म करूं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो बुनियादी लड़ाई है, लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच में, शिंदे फडणवीस ये सब मोहरे हैं और वजीर कह सकते हैं आप अमित शाह हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो नरेंद्र मोदी बादशाह की लड़ाई वो ठाकरे परिवार से। ये जो लड़ाई, इसका मूल कारण क्या है, ब्रीफ में जानना चाह रहे हैं। लड़ाई ठाकरे परिवार से नहीं है, लड़ाई कांग्रेस शरद पवार से, लड़ाई महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के लिए है, लड़ाई सबसे कारपोरेट मतलब औद्योगिक विकास जिस सबसे बड़ा राज्य जो है उस पे राज कब्जे की है, कब्जे की है, फाइनेंशियल कैपिटल पे है। लड़ाई मुंबई के कब्जे पे है। मैं बता दूं, मुंबई का झगड़ा गुजरात और महाराष्ट्र को लेके, महाराष्ट्र में मुंबई रहेगी कि गुजरात में जाएगी, 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे मराठी, तब जाके मुंबई मिली है। मुंबई ऐसी ही नहीं मिली। उस मुंबई पे वो कब्जा करने की बात है। कहीं ना कहीं वो गुजराती प्रेम जो है मुंबई के प्रति वो उमड़ रहा है। और दूसरी बात, यदि शिवसेना नंबर 2 की पोजीशन में छोटा भाई बन के रहे तो वो भी पनपे, हमको भी पनपाए। ये सारी लड़ाई है। लड़ाई उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने की नहीं है। उद्धव ठाकरे बर्बाद करेंगे तो क्या होगा? एनसीपी स्ट्रांग होगी। ठाकरे यदि चले जाएंगे तो उनको तो ये शिवसेना चाहिए, क्योंकि वो शिवसेना को इतना तोड़ना चाहते हैं कि शिवसेना सरेंडर होके कहे कि मेरे आका हम आपके साथ हैं। वो सरेंडर का लेवल लाने की लड़ाई है। लड़ाई तो बेसिकली घुटनों को पर लाना चाहते हैं, घुटने पे लाने की लड़ाई है। अब दोस्तों, महाराष्ट्र की जो ये सियासी साजिश है, जो ये कॉन्स्पिरेसी है, इसकी इनसाइड स्टोरी मैंने कोशिश करी, इरफान खड़े साहब ने कोशिश करी कि आपके सामने उसको रखें, हूबहू रखें। वो कहानी, वो तथ्य जो गोदी मीडिया आज की तारीख में अफोर्ड नहीं कर सकती आपको बताने के लिए, क्योंकि जो अमित शाह बोलेंगे, जो मोदी जी बोलेंगे, जो बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे, उससे कहीं ज़्यादा वही बात दोहराई जाएगी टीवी स्क्रीन्स पर। तो पर्दे के पीछे जो असली खेल है वो हमारी कोशिश है आप तक पहुंचाने की, और वो हमने आज कोशिश करी। लेकिन एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी तो जर्मनी चले गए, विदेश चले गए, 7 समंदर पार, लेकिन जो जिम्मेदारी दे गए अमित शाह को, फडणवीस को, महाराष्ट्र, ऑपरेशन महाराष्ट्र की, उसकी चुनौतियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह है कि अमित शाह हों या देवेंद्र फडणवीस हों, इनकी नींद उड़ गई। वजह यह है कि खेल पूरी तरह से उलझ गया है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जितना डिले होता है इस तरह की साजिशों में, उतना ही जो मिशन है वो इम्पॉसिबल होता चला जाता है। और आज जो ये गेम रुका है वो इसीलिए रुका है कि लब्बो लुआब ये है कि अगर सदन में देखें, सदन में जो स्ट्रेंथ है और शरद पवार का गेम प्लान है और जो डिप्टी स्पीकर हैं, इन सब को देखते हुए बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पर आप ये जो बाकी विधायक हैं ये अपना दावा पेश करें। क्योंकि जैसे ये बागी विधायक सदन में आएंगे या मुंबई आएंगे, शिंदे को भी अंदेशा है, फडणवीस को भी अंदेशा है, शाह को भी अंदेशा है, आधे टूट के वापस शिवसेना चले जाएंगे और वहीं पर खेल खत्म हो जाएगा बीजेपी का। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके अब लीगल ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं और हो सकता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट राहत दे दे, कोई अदालत से राहत मिल जाए बीजेपी कैंप को, या फिर कोई एक ऐसा कार्ड चल दें कोई लीगल जहां पर बाजी थोड़ी सी पलटे। लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि शरद पवार भी दिल्ली आकर
बड़े बड़े वकीलों से राय ले रहे हैं। बहरहाल एक डेवलपमेंट स्टोरी है और मेरी कोशिश रहेगी वानखेड़े साहब की मदद से कि आपको मैं हर वो जानकारी दूं जो आपसे छुपाई जा रही है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन नमस्कार करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए। सब्सक्राइब अगर आप नहीं करेंगे, आपके दोस्त नहीं करेंगे, तो ये बात कैसे पहुंचेगी? ये बात दब जाएगी, सच दब जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में जो दूसरा साइड है, जो दूसरी तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, वो सामने नहीं आता है और अक्सर सच दब जाता है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस इतना ही मेरी इल्तिजा है और बेल आइकन आप ज़रूर क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज बस इतना ही, नमस्कार।